इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी मिया मन ही मन सोच रही होती है चलते हुए कि मुझे नहीं पता कि बच्चों को किडनैप किसने किया, लेकिन अगर ये डेमियन का काम हुआ तो उस दिन जैसे एम्परर के बर्थडे बैंक्वेट में हालत इतनी खराब हो गई थी वैसा ही फिर से हो सकता है। और अगर वैसा कुछ फिर से हुआ तो एकमात्र इंसान मैं ही हूँ जो इनकी मदद कर सकती है, जो संभाल सकती है आयशा और डेल्किन को। इसी सोच में गुम मिया लिबर्टन के उस झुग्गी झोपड़ी वाली गली की ओर आ जाती है और देखते हुए कहती है, क्या बच्चे इसी गली में गए हैं? राखा कहता है, हाँ, असिस्टेंट के जांच के अनुसार तो ये वही जगह है। मिया मन ही मन सोचती है कि ये तो बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा है। क्या वो दोनों सचमुच यहाँ चले गए क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा है? वो दोनों तो मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो जाए? नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि वो दोनों ठीक होंगे। उसके बाद तो वो कहती है, योर हाइनेस, चलिए अंदर चलते हैं। मुझे उन्हें किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा और ये क्लियर भी करना होगा कि वे ठीक हैं। उसके बाद तो वो दोनों ही अंदर की ओर जाने लगते हैं। मिया आसपास देखते हुए सोच रही होती है कि ये जगह तो बहुत ही उदासीन है। मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ पर पहले ही हमला हो चुका है? शायद इसी वजह से ये माहौल और अंधेरा मुझे डरा रहा है। कोई बात नहीं, राखा मेरे साथ में ही है। राखा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर है, इसीलिए अगर कोई बुरा आदमी मेरे सामने आ भी जाए तो मुझे यकीन है कि ये उससे निपट लेगा। लेकिन तभी मिया के पसीने छूट जाते हैं और वो चिल्ला के राखा से चिपक जाती है क्योंकि वहाँ पर चूहे होते हैं। उन चूहों को देख मिया मन ही मन कहती है, मैं इनसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। असल में वो ये जताने की कोशिश कर रही होती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी, बस मुझे इन चूहों से नफरत है क्योंकि मैं राखा के सामने अपनी शर्मनाक स्थिति से बचना चाहती हूँ। राखा मिया को संभालते हुए कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मिया शर्माते हुए कहती है, नहीं। साथ ही उसके दिमाग में होता है, मुझे यकीन है कि ये सच में बहुत टेंशन में होगा बच्चों को लेकर। उसके बाद तो वो कहती है, मुझे यकीन है कि जुड़वा बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, वे मजबूत बच्चे हैं। असल में तो दोनों बच्चे ही अपने किडनैपर को परेशान कर रहे होंगे। तभी अचानक राखा मिया को अपने करीब खींच लेता है और उसे चुप रहने का इशारा देता है। इन दोनों के शांत होते ही धीरे धीरे से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसमें कि रीना कह रही होती है कि क्या तुम दोनों यहीं पर अलग हो गए थे? ये ध्यान से सुन मिया भी चौंक जाती है कि ये आवाज तो रीना की है। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है? ओरिजिनल नॉवेल के अनुसार वो तो एम्परर किनेस के साथ आतिशबाजी देखने गई थी। तभी उसे सुनाई पड़ता है आयशा की आवाज, जो कि बोल रही होती है कि तुम सही हो, मुझे लगता है कि हम यहीं पर अलग हुए थे। अब ये सुनने के बाद तो मिया खुश हो जाती है कि लगता है आयशा उनके साथ है। मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित है, तो डेल्किन भी उसके साथ ही होगा। उसके बाद तो वो राखा से कहती है, मुझे लगता है कि जुड़वा बच्चे पास में ही कहीं हैं, चलो चलते हैं। लेकिन राखा आगे नहीं बढ़ता, जो देख मिया मन ही मन कहती है, राखा अभी भी ऐसे खड़ा क्यों है और सीरियस भी। असल में राखा शांति से सुन रहा होता है कि रीना और आयशा दोनों क्या बातें कर रही हैं। असल में वहाँ पर तभी एम्परर किनेस की आवाज आती है, जो कि बोलता है, तो फिर तुम ये बोलना चाहती हो कि डेल्किन लिबर्टन के इस झुग्गी झोपड़ी के पार घंटा घर पहुँच गया होगा? आयशा कहती है, हमने पहले ही सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे और फिर हमने वादा किया था कि हम घंटा घर पर मिलेंगे। यही हुआ था सर। अब सर सुन मिया सोचती है कि आयशा इतना फॉर्मली बात क्यों कर रही है, ये बहुत अजीब लगता है। लेकिन वेट, आयशा इतना फॉर्मली बात कर रही है तो क्या इसका मतलब वो दूसरी आवाज एम्परर किनेस जर्डिया की है? आखिर एम्परर किनेस बच्चों के साथ क्यों है? तभी आयशा बोल पड़ती है कि खैर मुझे घंटा घर जाना होगा, वहीं पर होगा डेल्किन। असल में ये सब बातें करते हुए एम्परर, रीना और आयशा यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से आ रहे होते हैं बाहर की ओर, यानी कि जहाँ पर अभी के लिए मिया और राखा खड़े हैं। इतने में आयशा सबसे आगे चलते हुए आ जाती है और वो देख लेती है मिया को। वो तो सीधा मिया को गले ही लगा लेती है और मिया उसे समझाते हुए कहती है, आयशा
तुम ऐसे कैसे यहाँ आ गई? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आयशा खुशी से बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे चोट पहुँचाने की हिम्मत कौन करेगा? मैं किसी को भी मुझे चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। आयशा मिया को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो चुकी होती है कि पूछो ही मत, और वो उसे बताने लगती है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था, इसीलिए मैंने उनसे लड़ने का प्लान बनाया, लेकिन मुझे बाहर ब्लैक मैजिक यूज करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं बस भाग ही पाई। ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया, लेकिन तभी अचानक ये दोनों आ गए। इसी के साथ आयशा की नजर जाती है राखा पर, जिसे देख वो घबरा जाती है कि राखा। अब आयशा के ऐसे रिएक्शन को देख मिया सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि ये डर रही है कि इसके अचानक ऐसे बाहर निकल जाने से राखा इसे डांटेगा। उसके बाद तो मिया हंसते हुए कहती है, योर हाइनेस, अंततः बच्चे सुरक्षित हैं। राखा भी कहता है, अच्छा काम किया आयशा, कभी कभी झगड़े से बचने के लिए भाग जाना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये सुन मिया एम्बैरेस हो जाती है कि क्या ये इसे डांटने नहीं वाला था। अब राखा से तारीफ पाने के बाद आयशा तो खुश हो जाती है, लेकिन राखा इतने में पूछ पड़ता है, लेकिन आयशा, डेल्किन कहाँ पर है? इससे पहले कि आयशा कुछ बता पाती, वहाँ पर एम्प्रर और रीना आ जाते हैं, जो कि वो गली काफी पतली होती है, इसलिए रीना आगे होती है और उसे संभालते हुए एम्प्रर पीछे आ रहा होता है। वहाँ आते ही रीना कहती है, ओ मुझे माफ करना, मैं अचानक से यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं आते वक्त फिसल गई। मिया कहती है, ओ ठीक है, लेकिन क्या तुमने डेल्किन को देखा? इतने में आयशा फिर से बोलती है कि डेल्किन घंटा घर पर है, मुझे यकीन है कि वो सुरक्षित होगा। एम्परर किनेस कहता है, घंटा घर? हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि वो सुरक्षित है या नहीं, इन दोनों और भी लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए घंटा घर पर तैनात नाइट को उस मामले की जांच करने के लिए भेज दिया गया था, और अगर वो उस गली से होकर गया होगा तो फिर तो वो लिबर्टन की झुग्गियों से होकर गुजरा होगा, और तो और वो बस एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अकेला। मिया कहती है, लेकिन अगर कोई उसका पीछा कर रहा था तो मुझे यकीन है कि कोई न कोई जरूर उसकी मदद करेगा। इतने में राखा उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे मिया कहती है, राखा क्या हुआ? लेकिन राखा तो मिया के साथ साथ आयशा को भी पकड़ वहाँ से सीधा ले जाने लगता है। पीछे से ये सब देखते हुए रीना अजीब सा रिएक्शन देती है कि हैं, ये क्या था? एम्परर किनेस तो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि जाहिर है राखा एम्परर किनेस को पसंद नहीं करता, और न ही एम्परर किनेस राखा को पसंद करता है। खैर ये लोग फटाक से पहुंचते हैं घंटा घर पर, और वहां पहुंचते ही गार्ड चेकिंग करता है और इन्हें बताता है कि हमने पूरा घंटा घर को अच्छे से चेक किया, यहाँ पर लॉर्ड डेल्किन नहीं है, हमने जो पाया है वो है ये। क्या ये बटन उनका ही है? ये तो डेल्किन के जैकेट का बटन है। ये देख मिया चौंक जाती है कि हाँ। गार्ड बोलता है, ऐसा लगता है कि वो किसी भयंकर झगड़े में फंस गया था, जिसके कारण उसका ये बटन टूटकर गिर गया। राखा कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, बाहर के साइड फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि त्योहार, तो मुझे यकीन है कि उनकी गति धीमी हो गई होगी। वो अभी भी लिबर्टन में ही मौजूद हैं, तो यहाँ की अच्छे से जांच करो। वो गार्ड भी हामी भरता है, लेकिन इतने में आयशा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, वो तो रोने ही लगती है कि वो घंटा घर में ही होगा, तुमने शायद अच्छे से खोजबीन नहीं की। गार्ड कहता है, माय लेडी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन यंग लॉर्ड यहाँ पर नहीं है, हम उन्हें नहीं पा सके। आयशा रोते हुए चिल्लाने लगती है कि नहीं हो सकता ऐसा, उसने कहा था कि वो यहीं पर मिलेगा, तुमने जरूर ध्यान से नहीं देखा होगा, अभी जाओ और वापस देखो। अब आयशा को रोते देख मिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आयशा अब भी बोलना जारी रखती है कि डेल्किन लुका छिपी खेलने में माहिर है, मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। मिया और राखा ये दोनों ही गलियों में घूमते हुए डेल्किन को ढूंढ रहे होते हैं, और आयशा चिंता करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या आयशा सुरक्षित एंटिया हाउस पहुंच गई होगी? राखा बोलता है, हमारे नाइट्स उसके साथ हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी, तो चिंता मत करो। मिया सोच रही होती है कि मैंने पहले कभी भी आयशा को इतना परेशान नहीं देखा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने जुड़वा बच्चे को बताया होता कि मैं बाहर जा रही हूँ तो सब कुछ ठीक होता, और ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। लेकिन निराश होने से कुछ नहीं होगा, मैं डेल्किन को ढूंढकर वापस लाऊंगी,
चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक नाइट आता है और कहता है योर हाइनेस हमें कुछ मिला है। राखा कहता है कहाँ है वो? नाइट कहता है हमारे दूसरे नाइट्स को एक अजीब सा घर मिला है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मिया भी राखा के साथ आ ही रही होती है कि राखा उसे रोक देता है कि तुम यहीं पर रुको। उसके बाद तो वो अपने उस नाइट को भी वहीं रोक देता है और कहता है मिया थोड़ा देर रुको और इस नाइट के साथ मेरे पीछे बाद में आना और मैं खुद उस जगह पर जाकर देखता हूँ। राखा तो वहाँ से निकल आता है और आगे जाता है जहाँ पर उसे थोड़ा जंगल स्टार्ट होते ही एक छोटा सा घर दिखता है जहाँ पर उसके कुछ नाइट पहले से ही छुपकर बैठे होते हैं। वो सारे नाइट्स भी जब राखा को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं कि ठीक है अब अंदर धाबा बोलते हैं। इसी के साथ सारे नाइट्स अपनी तलवार निकाल लेते हैं और राखा बोलता है कि चलो खोलो। धड़ाम के आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया जाता है और नाइट्स अंदर घुसते हुए कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो। असल में अंदर डेमियन होता है जो कि कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे धमकी देकर गलती कर रहे हो? असल में उसके हाथों में तलवार होती है जो कि वो डेमियन के गले पर टिकाया होता है और वो उन सबको धमकाते हुए कहता है अगर तुम सब इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो वहीं पर रुक जाओ। मैं सही हूँ ना राखा? तुम इसे मरते हुए नहीं देख सकते। राखा भी पहचान जाता है कि डेमियन बोलता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम अब भी मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्यों ना तुम इसे अभी एक्सेप्ट कर लो। राखा कहता है चाहे तुम कुछ भी करो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बैन ब्लैक मैजिक को नहीं हटा सकता। ये सुनकर डेमियन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मजाक मत करो। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा भाई मर भी जाए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बेहुदी बात मान लूंगा? राखा कहता है तुम तो सबसे अच्छे से जानते हो कि मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। डेमियन मन ही मन सोचता है इसका प्यारा छोटा भाई खतरे में है और इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये सच में उस बैन ब्लैक मैजिक को हटा नहीं सकता? लेकिन बुक में तो साफ साफ लिखा था जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है यानी कि ये जादू किया है वही इसे खत्म कर सकता है। इतने में राखा बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद आजमा कर देख लो, बैन ब्लैक मैजिक का यूज करो और फिर उसे खुद ही हटाने की कोशिश करो। डेमियन कहता है मैं अपनी ताकत बेकार क्यों करूं? राखा कहता है तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। डेमियन परेशान हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगा? ऐसा कहते हुए डेमियन पिछले ड्यूक और डचेस के बारे में सोच रहा होता है। सोच में गुम डेमियन अपनी तलवार डेल्किन के गले से थोड़ा दूर कर लेता है और यही मौका देखकर राखा अपने नाइट्स की ओर सिर हिलाता है कि यही मौका है, फायदा उठाते हैं और इसी के साथ सारे ही मिलकर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ डेमियन बहुत जोर का चीखता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी मिया को जो कि अब भागते हुए उस नाइट के साथ राखा की ओर आ रही होती है। नाइट कहता है मिस मिया क्या आप थक गई हैं? थोड़ा ब्रेक ले लें? मिया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, चलते रहो। इसी के साथ उसके दिमाग में होता है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक कि मैं ये देख न लूं कि डेल्किन ठीक है कि नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। इतने में कोई कहता है ओह मिस मिया। मिया चौंक कर देखती है कि सामने हवा महल यानी कि मिकिया की असिस्टेंट रिकी खड़ी है जो कि रास्ता रोकते हुए कहती है क्या ये सचमुच आप हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको यहाँ देखूंगी। मिया चौंक जाती है कि तुम? रिकी कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तुम मिकिया की दुकान पर मिली थी और तुमने मेरी मदद भी की थी। मिया भी घबरा जाती है और मन ही मन कहती है ये तो मिकिया की असिस्टेंट है लेकिन मैंने सुना कि वो तो नॉक्स के कब्जे में है, तो फिर मेरे सामने वाली ये लड़की है कौन? मतलब ये नॉक्स है या फिर रिकी? खैर मिया पसीने से तरबतर हो जाती है और घबराहट छुपाते हुए कहती है ओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि तुमने आज चश्मा नहीं पहना हुआ है। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तो फिर अलविदा। इसी के साथ मिया जाने लगती है लेकिन रिकी मिस मिया कहते हुए उसके हाथ को पकड़ने का ट्राई करती है लेकिन मिया अपने हाथ को अपनी ओर खींच लेती है और चौंकते हुए मन ही मन सोचती है कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। खैर रिकी उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है मिया तुमने मेरे हाथ को झटक दिया। उसके बाद तो रिकी एकदम ब्लैक हो जाती है और बड़े ही क्रीपी वे में कहती है
तुम अभी मुझसे डर रही हो। इसी के साथ रिकी के पैरों के पास कुछ अजीब सा स्लाइम जैसा आ जाता है, जो देख नाइट कहता है, मिस मिया सावधान हो जाइए। वो छोटे छोटे स्लाइम्स के टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और वो सीधा उस नाइट को निकल जाता है। रिकी अब भी क्रीपी वे में बोल रही होती है कि तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। मिया घबरा जाती है और मन ही मन कहती है मुझे यहाँ से भागना होगा। मिया वहाँ से भागने लगती है और पीछे से रिकी अब भी हंसते हुए बोल रही होती है कि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तुम मुझसे डर गई थी ना। तुम जानती हो कि मैं लोगों की भावनाओं को पढ़ने में अच्छी हूँ। मिया भागते हुए सोच रही होती है कि नहीं, मैं इस तरह से मर नहीं सकती। मैंने अभी तक बहुत सी चीजें नहीं की और मुझे ये श्योर भी करना है कि डेल्किन ठीक है कि नहीं। और इन सब से भी ऊपर राखा, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। मिया दूसरी दिशा में भागी रही होती है कि सामने से रिकी फिर से आ जाती है उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ और वो बड़े ही क्रीपी वे में बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक दिलचस्प शक्ति है, मैं भी ऐसी शक्ति पाना चाहती हूँ। मिया उसे अपने सामने देख घबरा जाती है और आंखें बंद कर मन ही मन कहती है, तो क्या यही मेरा अंत है। वो बड़ा सा स्लाइम मॉन्स्टर मिया को भी निगलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं, यानी कि आतिशबाजी। उसके शोर और चमक के साथ पूरा आसमान जगमगा जाता है। इसी के कारण लिबर्टन की इस झुग्गी झोपड़ी में जहाँ एकदम अंधेरा था वहाँ उजाला हो जाता है, जिससे कि रिकी को प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि उसके अंदर के नॉक्स को। जो देख मिया चौंक जाती है कि ये दर्द में है, क्या ये प्रकाश इसकी कमजोरी है। तब तो मुझे ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ से आतिशबाजी का ये नजारा और भी बेहतर तरीके से मैं देख पाऊँ। मिया वहाँ से भागकर जाने लगती है। पीछे रिकी के अंदर नॉक्स तड़प रहा होता है। मिया भागते भागते जाकर टकरा जाती है राखा से। राखा उसे संभालते हुए कहता है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। उस नाइट का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ था। उसे देख मिया तो रोने ही लगती है कि वो नॉक्स वो मेरे पीछे। मिया को इतना घबराया देख राखा उसे गले लगा लेता है और थपथपाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मिया तो इतना ज्यादा डर गई होती है कि उससे बोला ही नहीं जा रहा होता। राखा उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन मिया उससे दूर होती है और हंसते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे बहुत राहत मिली और मैं बस तुमसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके आगे की मिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही राखा उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है और उस वक्त भी आसमान में फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और इनके बीच एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं किसी को भागते हुए, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेमियन ही होता है। डेमियन भागते हुए पीछे देख रहा होता है कि कोई अभी भी तो मेरे पीछे नहीं आ रहा ना। उसके बाद तो वो और भी आगे निकल जाता है और फिर एक जगह पर रुककर हाफते हुए कहता है, तो मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया। इसी के साथ वो पागलों के जैसे हंसने लगता है। साथ ही उसके दिमाग में आ रहा होता है कि राखा ने उससे बोला कि वो बैन ब्लैक मैजिक को नहीं हटा सकता। उसके बाद तो वो खुद से ही कहता है, राखा ने जो कुछ भी मुझसे कहा क्या वो सच था। इतने में डेमियन के अंदर से आवाज आने लगती है कि डेमियन अपनी बॉडी मुझे दे दो। और डेमियन सोच रहा होता है कि नहीं, अगर मैं उन्हें नहीं बचा सकता तो क्या मैं ये जीवन जीने के लायक भी हूँ। अब मुझे किसके लिए जीना चाहिए। डेमियन के अंदर से आवाज भी आने लगती है कि ओ बेचारा डेमियन, तुम पिछले ड्यूक और डिचेस को वापस से जिंदा करना चाहते थे, जिसके लिए तुमने बैन ब्लैक मैजिक का यूज किया, लेकिन अब तुम उसे हटाना नहीं जानते। कितने अफसोस की बात है कि तुम जिस चीज के लिए जी रहे थे वो अब नहीं है। तुम्हें सच पता चल रहा है कि तुम वो नहीं कर सकते, तो प्लीज डेमियन मुझे अपनी बॉडी दे दो। डेमियन खुद से ही लड़ने लगता है कि नहीं, चले जाओ मेरे दिमाग से बाहर, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी बॉडी क्यों दूं। लेकिन तभी उसे कोई पुकारता है कि डेमियन। इसी के साथ नॉक्स यानी कि वो अजीब सा स्लाइम जैसा मॉन्स्टर उसके पैरों के पास आ जाता है। उसके बाद तो वो अपना जाइंट रूप ले लेता है और कहता है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उसे देख डेमियन भी घबरा जाता है कि हाँ तुम। नॉक्स बोलता है कि मैं जानता हूँ कि बैन ब्लैक मैजिक को कैसे खत्म किया जाए, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं। उसका इतना विकराल
यानी कि जाइंट रूप देखकर हमारे डेमियन की भी फटी पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और एक कैरेज जा रहा होता है जिसके अंदर हमारी मिया डेल्किन को गले लगाए बैठी होती है। वो डेल्किन को संभालते हुए बोल रही होती है कि डेल्किन, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? डेल्किन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं जानता था कि तुम और राखा मुझे जरूर बचाने आओगे। डेल्किन की आंखों में आंसू होते हैं और मिया उससे प्यार से पूछती है, लेकिन क्या तुम अब भी डरे हुए हो? डेल्किन तो उसे आंसू भरी नजरों से देख रहा होता है और वहीं हमारा राखा बैठे बैठे मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद क्या था, इनका कैरेज पहुंच जाता है एंटिया हाउस और वहां इनके पहुंचने की खबर मिलते ही आयशा दौड़ते हुए आती है कि डेल्किन मेरे भाई। वो तो सीधा डेल्किन को गले लगा लेती है। डेल्किन चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? आयशा चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ? बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मुझसे छुप रहे थे? अब इन दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक देखते हुए मिया और राखा मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद मिया और राखा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जुड़वा बच्चे आ जाते हैं जिनसे ये दोनों भी शर्मा जाते हैं और उसके बाद तो ये पूरी फैमिली आराम से सो जाती है। आज का दिन ये लोग मजे से बिताते हैं और अगले दिन सुबह ही रीता आकर एक खबर सुनाती है जो सुन हमारी मिया को झटका ही लग जाता है कि क्या एम्परर यहाँ आया है। रीता कहती है, जी हाँ, वो अभी भी अपने कैरेज में बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ये सुन मिया सोचती है कि उसे तो हर पल रीना जो कि फीमेल लीड है उसके साथ बिताना चाहिए ना, फिर वो मुझे मिलने क्यों आ गया? ओरिजिनल नॉवेल के अकॉर्डिंग उस दिन यानी कि कल उन दोनों को ही एक साथ आतिशबाजी देखने जाना चाहिए था। एम्परर किनेस को रीना की शक्ति के बारे में पता लगाना था और उससे प्यार भी तो हो जाना था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद तो वो पूछती है, रीता ड्यूक कहाँ पर है? रीता कहती है, वो आज सुबह ही मिकिया के साथ बाहर गए थे और वो अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद तो मिया सोचती है, अच्छा तो लगता है कि मुझे खुद ही उनसे जाकर बात करनी होगी। उसके बाद क्या था, हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है डाइनिंग रूम में जहाँ पर हमारी मिया का पूरा ध्यान खाने पीने में होता है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। सब कुछ इतना परफेक्ट है कि मुंह में जाते ही खुल जाता है। इतने में एम्परर किनेस कहता है, मिस मिया। ये सुन मिया मन ही मन कहती है, अरे हाँ, मैं यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आई थी। एम्परर किनेस अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, लेकिन मुझे डर है कि इस बात से तुम नाराज हो जाओगी। मिया हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, निसंकोच आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि क्या ये मेरी शक्तियों के बारे में पूछने वाला है। इसके एकदम उलट एम्परर किनेस कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये सुन मिया एकदम हड़बड़ा जाती है और कहती है, क्या? एम्परर किनेस कहता है, प्लीज मुझसे ईमानदार रहो और सच बताओ। मिया बात को हंसी में उड़ाने का ट्राई करती है और कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? असल में मिया के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि आखिर ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ये क्यों जताने की कोशिश कर रहा है जैसे कि मैं इससे नफरत करती हूँ। क्या मैंने इससे कुछ ज्यादा ही दूरी बना ली? क्या मैंने इसके दयालु बिहेवियर को अस्वीकार कर दिया या फिर मैं इसके प्रति कुछ ज्यादा ही कोल्ड थी? ओ वैसे तो मैंने ये तीनों ही हरकतें की क्योंकि मैं डरी हुई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि किसी इंसान को ब्लेसिंग देने के चक्कर में मैं इस दुनिया से ही टै बोल जाऊंगी। इतने में एम्परर किनेस खुद ही बोल पड़ता है, क्या कम से कम तुम मुझे ये बता सकती हो कि ऐसा क्यों है? ये सुन मिया मन ही मन कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि इसे ऐसा महसूस क्यों हुआ। अब समय आ गया है इसे सच बताने का। उसके बाद तो वो कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये मेरी शक्तियों के कारण है। मुझे असल बात शुरू करने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या ये ठीक रहेगा? नींद न आने के अलावा क्या तुम्हें कोई और भी लक्षण महसूस हो रहा है? ये सुन एम्परर कहता है, और भी लक्षण? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि और भी लक्षण आ सकते हैं, यानी कि सिम्टम्स? मिया कहती है, हाँ, इसीलिए तुम्हें अपने डिवाइन
शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही उसके दिमाग में होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेल लीड के रूप में इसने बात को तुरंत ही समझ लिया। एम्परर किनेस कहता है, लेकिन तुमने मुझे ब्लेसिंग देने के बजाय टेम्पल से भागने का फैसला क्यों किया? मिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है, अब वक्त आ गया है इसे सच बताने का। उसके बाद तो वो कहती है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती तो मैं हमेशा के लिए नींद में चली जाती और वो मौत से कम नहीं होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। एम्परर किनेस मिया को एंटिया हाउस के बाहर छोड़कर चला जाता है और हमारी मिया उतरकर सोच रही होती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इसी के साथ वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है कि उस बातचीत के दौरान एम्परर किनेस ने आगे मिया को बोला था कि वो इंपीरियल पैलेस में रहने के बारे में क्यों नहीं सोचती। ड्यूक एंटिया के साथ रहना सुरक्षित नहीं है, उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी जान को हमेशा खतरा ही रहेगा। इसी के साथ एम्परर किनेस मिया को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। इसी के साथ मिया यहाँ रियलिटी में आ जाती है और सोचती है कि ये रीना के बजाय मुझे प्रपोजल क्यों दे रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। इतने में वहाँ पर राखा आ जाता है और कहता है, तुम अब तक कहाँ थी? मिया भी चौंक जाती है कि ओ। इसी के साथ राखा सीधा मिया की ओर बढ़ते हुए कहता है, इससे पहले कि मेरा धैर्य समाप्त हो जाए मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। तुम उस कमीने के साथ गई ही क्यों थी? मिया कहती है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। उसके बाद क्या था, ये लोग आ जाते हैं अंदर और मिया दरवाजा बंद करते हुए कहती है, मैंने अभी एम्परर के साथ रात का खाना खाया और कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए चिंता मत करो। राखा मिया के करीब आकर गुस्से से कहता है, मैं चिंता कैसे नहीं करूं जबकि तुम किसी और के साथ एक कमरे में अकेली थी। मिया कहती है, उसने सिर्फ ये पूछा कि मैं कैसी हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? और मुझे बताओ कि क्या जुड़वा बच्चे सुरक्षित हैं? राखा मिया के हाथ पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मिया तो एकदम शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं राखा को ये कैसे बताऊं कि उस एम्परर ने मुझे राखा की जगह पर उसे चुनने के लिए कहा। लेकिन हमारा राखा तो इस बात से इतना जेलस होता है कि वो हमारी मिया के हाथ को छोड़ता ही नहीं और वैसे ही कहता है, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। क्या उसने तुम्हारा हाथ छुआ था? मिया तो कांपने ही लगती है और वो खुद के हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन राखा तो मिया के एकदम करीब आ जाता है और अपने सर को उसके सर से रगड़ते हुए कहता है, उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ? मिया मन ही मन सोच रही होती है कि अरे नहीं, इसकी गर्म सांसें मेरी बॉडी पर महसूस हो रही हैं, ये अजीब सा लग रहा है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए उससे बोलने का ट्राई करती है, लेकिन हमारा राखा सीधा मिया के लिप्स पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ के बारे में क्या? मिया ब्लश करने लगती है और कहती है, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राखा कहता है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर केवल मुझे ही छूने की इजाजत है। मिया एकदम शर्मा जाती है और कहती है, राखा रुको। लेकिन राखा तो सीधा उसे पकड़कर किस करने लगता है। मिया भी उसका साथ दे रही होती है, ये सोचते हुए कि यहाँ हो क्या रहा है, मेरे पैर भी अब कमजोर लग रहे हैं। इतने में राखा एक बार को पीछे होता है और कहता है, क्या गलत है? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मिया शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं असल उसके दिमाग में होता है कि सच तो ये है कि मुझे राखा की बहुत याद आई और मैं इसे चाहती भी हूँ। इसी के साथ वो राखा को खुद से आगे बढ़कर किस करने लगती है। उसके बाद क्या था, ये लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, यानी कि मिया होती है बेड पर और राखा उसके ऊपर आते हुए कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहती तो मुझे बस दूर धकेल दो। उसके बाद तो वो फिर से मिया को किस करने लगता है। थोड़े से पल में ही मिया उठने लगती है और कहती है, योर हाइनेस, चलो यहीं रुक जाते हैं। इसी के साथ मिया के दिमाग में चल रहा होता है कि कौन जानता है कि अगर हम आगे बढ़ गए तो क्या होगा। हमें पता है बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे। खैर छोड़ो गाइस, मजाक कर रही थी। राखा कहता है, मुझे राखा बोलो, योर हाइनेस नहीं। मिया शर्माते हुए कहती है, क्या अभी? उसके दिमाग में होता है कि मैंने कई बार गलती से इसे इसके नाम से पुकारा है, लेकिन इस तरह से जानबूझकर ऐसा करना मुझे अजीब लगता है। राखा बोल रहा होता है कि अरे जल्दी बोलो। मिया शर्माते हुए हिम्मत करके बोल देती है कि राखा। ये सुनकर तो राखा
कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना दिमाग खो दूंगा। ये सुन मिया घबरा जाती है और तुरंत ही खुद को चादर में कवर कर लेती है। जो देख राका शर्मा जाता है और कहता है, बस 1 सेकंड के लिए तो रुको, मुझे माफ करो, मुझे खुद को रोकने में परेशानी हो रही है। चादर के अंदर बैठी हमारी मिया ये सब सुनते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर डेमियन पर, जो कि एक घर में खिड़की के पास खड़ा होता है और वहाँ पर एक लेडी आते हुए कहती है, डेमियन। वो तो डेमियन की बॉडी पर अपनी उंगली भी फिरा रही होती है, ये कहते हुए कि क्यों ना तुम अपनी ये बॉडी मुझे दे दो। डेमियन उसे साइड करते हुए कहता है, चारों ओर से बेवकूफ बनाना बंद करो। वो लड़की कहती है, तुम भी ना, तुम बिल्कुल मजेदार नहीं हो। डेमियन कहता है, ये सब बातें छोड़ो, जरूरी बात तो ये है कि तुम मुझे कब बताओगे कि बैन ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है उसे। वो लड़की जिसके अंदर की असल में नॉक्स है, वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। डेमियन कहता है, मुझे और कितना इंतजार करना होगा, मैंने तुम्हारे ऊपर लगी सील को हटाकर तुम्हें बुलाया, तो क्या तुम्हें मेरी बात नहीं मानी चाहिए। उस लड़की के अंदर यानी कि वो नॉक्स ही है, वो बोलता है कि लेकिन तुमने तो मुझे त्याग दिया था ना। डेमियन कहता है, वो इसलिए था क्योंकि तुम हिल भी नहीं रहे थे। नॉक्स तो गुस्सा हो जाता है और अपनी स्लाइम को निकालते हुए कहता है, मुझे हजारों सालों से बंद करके रखा गया था। ये देख डेमियन भी घबराने लगता है कि ये क्या चिपचिपी चीजें हैं। नॉक्स तो कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस तंग सी जगह में उस गलत फहमी वाले टेरिटस की वजह से मेरे लिए कितना मुश्किल था सब कुछ सहना। भले ही अब मुझ पर लगी सील टूट चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अब भी कमजोर हूँ। वो स्लाइम धीरे धीरे डेमियन की बॉडी पर चढ़ता ही जा रहा होता है और नॉक्स उसे आगे कहता है, तुम्हें पता है ना, शुरुआत में मेरी हालत कितनी खराब थी। डेमियन की हालत उसे देखते हुए खराब हो रही होती है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि प्राचीन किताबों में लिखा था कि नॉक्स लगभग एक देवता जितना शक्तिशाली था। मैंने उत्तरी जंगल के एक गुफा में जाकर नॉक्स की सील को तोड़ा ताकि पिछले ड्यूक और डचेस एंटिया को मैं बचा सकूं। लेकिन उस वक्त ये मेरे सामने सिर्फ एक छोटा सा लंप स्लाइम ही दिखा। मैं बहुत निराश हुआ कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, तो मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया और उस गुफा से बाहर भाग गया। शायद इसके बाद ही मिकिया की असिस्टेंट इसे उठाकर ले गई गाइस। खैर नॉक्स बोलता है, तुमने मुझे मेरी मुक्ति से मुक्त किया, तो मैं तुम्हारे पास आकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता। डेमियन सोच रहा होता है, ये सही है, लेकिन अगर नॉक्स मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेता है तो मैं खुद पर कंट्रोल खो दूंगा और मुझे बस वही करना होगा जो कि ये मुझसे करवाना चाहता है। खैर जो कि नॉक्स ने उससे ये कहा है कि वो अपना कर्ज चुकाना चाहता है, इसीलिए डेमियन उससे कहता है, तो फिर मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। साथ ही उसके दिमाग में होता है, इस वक्त मेरी मदद केवल नॉक्स ही कर सकता है। इसी के साथ हमारा सीन वापस से आता है मिया पर, जो कि सोच रही होती है, कल रात मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी राखा चाहिए, तो मैंने अपना कंट्रोल खुद पे से खो दिया और मैं उस नॉक्स के बारे में तो पूछना भूल ही गई थी कि मुझे आज नॉक्स के बारे में जानना है। जो कुछ भी मेरे मन में है वो सब, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। इसी के साथ वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है कि चलो अंदर आ जाओ। मिया अंदर झांकते हुए कहती है, राखा क्या तुम्हारे पास काम है? राखा कहता है, मिया। वहीं पर मिकिया भी परेशान बैठा होता है। मिया कहती है, राखा मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे नॉक्स के बारे में तुमसे कुछ पूछना था। इतने में मिकिया बोल पड़ता है कि मिस मिया क्या तुमने मेरे असिस्टेंट को देखा? मिया सोचती है, तो ये दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि ये अपनी असिस्टेंट को नहीं ढूंढ पाया और मैं तो भागने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने देखा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद तो वो कहती है, मुझे माफ कर दो। मिकिया तो रोने ही लगता है कि मैं एम्परर के पास जाऊंगा और उन्हें ये सब बताऊंगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उसके पीछे यही मॉन्स्टर है, तो फिर वो इस बारे में जरूर कुछ करेगा। राखा बोल रहा होता है कि शांत हो जाओ मिकिया। हमारी मिया भी रोने लगती है उदास होकर, क्योंकि मिकिया बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं उस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
इतने में राखा बोल पड़ता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एम्परर नॉक्स को मारने में सक्षम होगा? मिकिया कहता है, लेजेंड्स के अनुसार एम्परर ने नॉक्स को टेरिटस की शक्तियों का यूज करके बंदी बना दिया था, तो शायद इसलिए वो अपनी शक्तियों का यूज करके उसे नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी तो गॉड की डिवाइन पावर्स ही हैं। राखा कहता है, लेकिन अगर एम्परर की डिवाइन शक्ति अनस्टेबल हो तो? ये सुनते ही मिकिया कहता है, तो क्या मिया बस उसे ब्लेसिंग नहीं दे सकती? अब मिकिया को ऐसे बोलते देख मिया सोचती है कि राखा को बस इतना पता है कि मैं एम्परर को ब्लेसिंग नहीं देना चाहती, लेकिन इसके पीछे का असली रीजन उसे भी नहीं पता। शायद अब सही समय आ चुका है कि मैं साफ साफ सब कुछ बता दूं। उसके बाद तो मिया आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद क्या था, हमारी मिया उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद वहाँ पर तो शांति ही छा जाती है। मिया के दिमाग में चल रहा होता है कि अंततः मैंने इन्हें ये बताया कि अगर मैं एम्परर किनेस को ब्लेसिंग दूंगी तो मैं मर जाऊंगी, और क्यों मैंने सिटर बनने के लिए हामी भरी ये भी मैंने राखा को बता दिया है। जाहिर है मैं मरना नहीं चाहती थी और मुझे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, और राखा के एंटिया हाउस से बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। इतने में मिकिया कहता है, राखा क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? राखा कहता है, नहीं। मिया बोलती है, मुझे माफ करो कि मैं तुम्हें ये सब अभी बता रही हूँ। मिकिया अपने दांत भींचते हुए कहता है, छोड़ो तो फिर मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एम्परर किनेस उस नॉक्स को मिटा सके, यानी कि एम्परर किनेस अपनी डिवाइन पावर्स से भी नॉक्स को नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसकी खुद की डिवाइन पावर्स अनस्टेबल है। उसकी डिवाइन पावर्स को ठीक करने के लिए, यानी कि स्टेबल करने के लिए हम तुम्हारा बलिदान तो नहीं ले सकते। ये सुनते हुए हमारी मिया निराश होती है और मन ही मन कहती है, मुझे खुशी है कि ये दोनों मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, क्योंकि लोग तेजी से लापता हो रहे हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतने में मिकिया कहता है, क्या कोई और तरीका है? ये सुन हमारी मिया चौंक जाती है और सोचती है कि शायद गॉड टेरिटस को इसके बारे में कुछ पता हो, क्योंकि इस दुनिया में एक ही गॉड है, यानी कि भगवान, जो कि है टेरिटस, और असलियत में तो उसने ही नॉक्स को कैद किया था उस गुफा में। उसके बाद तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी मिया को, जो कि गार्डन में बैठी होती है और अपना सर नीचे किए हुए सोच रही होती है कि जब भी मुझे गॉड टेरिटस की जरूरत होती है तब वो नहीं आता, लेकिन एक मिनट, ऐसा लगता है कि इस बार मुझे खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। मुझे उसकी जगह पर जाना होगा जहाँ पर मैं भगवान के सबसे करीब हो सकूं। और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि एम्परर किनेस भी नहीं चाहता कि मैं अपना बलिदान दूं, इसीलिए अब टेम्पल से बचने का कोई कारण नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे जाना होगा टेम्पल। इसी के साथ हमारी मिया ये निर्णय कर लेती है कि वो टेम्पल जाएगी और वहाँ पर वो गॉड टेरिटस से कोई न कोई रास्ता मांगेगी नॉक्स को खत्म करने का। खैर दूसरी ओर हम देखते हैं राखा को, जिसके पास की असिस्टेंट सेराम आता है। वो राखा से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि विलेन नाम की ये मेड, वेट, क्या इंपीरियल फैमिली तक कुछ भी लीक हुआ है? मुझे नहीं लगता कि वो मेड विलेन इंपीरियल फैमिली को कुछ भी बताई है। उसे 5 साल पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। राखा कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि उसने कुछ बताया होगा। अगर उसे वो बात पता होती तो शायद वो उसी वक्त नौकरी छोड़ देती। जो कुछ भी पिछले ड्यूक और डचेस के साथ हुआ था वो बस मेरे सबसे करीबी लोगों को ही पता है, और अगर उस मेड को कुछ पता भी होता तो शायद बस वो उनके बिहेवियर और डेमियन के बारे में ही जानती होती। मतलब इससे ज्यादा तो वो नहीं जान सकती। असिस्टेंट कहता है, अरे हाँ, और मैंने ये भी सुना है सबसे हाल ही में जो भी व्यक्ति लापता हुआ है वो हुआ है बिस्टूर में, यानी कि वहीं से लोग गायब हो रहे हैं। ये सुन राखा मन ही मन कहता है, अरे ये तो हमारे एंटिया हाउस के करीब ही है। उसके बाद तो वो ऑर्डर देता है कि हमारी सुरक्षा और भी बढ़ा दो और हमारे लोगों और कर्मचारियों से कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहें। असिस्टेंट भी कहता है,
जी हाँ योर हाइनेस। उसके बाद तो असिस्टेंट सेरोम वहाँ से चला जाता है और राखा सोचने लगता है कि गॉड की बेटी है मिया, यानी कि सेंटेस यानी संत। ब्लेसिंग देने के बाद वो हमेशा के लिए नींद में सो जाएगी, यानी कि गॉड के पास वापस लौट जाएगी। अंततः मुझे पता चल ही गया कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा था कि वो एक दिन अचानक गायब हो जाएगी। मैं यहाँ नॉक्स के होने से और एम्परर के बिहेवियर के कारण चिंता में हूँ, लेकिन खैर यही कारण है कि मुझे मिया की सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। वो अब मेरी जो है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिया को, जो कि अपनी बैल्कनी में खड़ी होकर आसमान में देखते हुए मन ही मन कहती है, मुझे टेम्पल जाना है और टेरिटस से मिलना है। तो मुझे इसके बारे में राखा से क्या कहना चाहिए? मतलब मुझे उसे बताना होगा और मनाना भी होगा ताकि वो मुझे टेम्पल जाने दे। तभी वहाँ पर राखा आ जाता है और कहता है, इतनी देर हो चुकी है, तुम अब भी यहाँ पर क्या कर रही हो? मिया उसकी ओर देखती है हैरानी से और राखा कहता है, तुम मुझे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? मिया घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, केवल मैं। राखा तो उसके एकदम करीब आ जाता है और मिया उसे बताती है कि मुझे बस तुमसे कुछ कहना है और मैं सोच रही थी कि मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ। राखा कहता है, क्या बात है? मिया बोलती है, मुझे दरअसल मैं कुछ देर से टेम्पल वापस जाने के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर राखा चौंकते हुए कहता है, अचानक क्यों? मिया कहती है, देखो पुराने टाइम से ही लोग कहते हैं कि नॉक्स को टेरिटस ने ही कैद किया था। ये सुन राखा कहता है, हाँ तुम सही हो। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो फिर तो नॉक्स को खत्म करने की चाबी सिर्फ टेम्पल में ही हो सकती है। राखा मिया के चेहरे को छूते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारे विचार से इसमें कितना समय लगेगा? मिया शर्माते हुए कहती है, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन 1 या 2 दिन तो लगेगा ही। इतने दिन में मैं पता लगा लूंगी। लेकिन राखा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन तुम ये कहना चाहती हो कि इसमें और भी टाइम लग सकता है ना? राखा के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि मेरी डिजायर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं मिया को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। इसे अपने पास रखने की मेरी चाहत बढ़ती ही जा रही है। मैं इसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये केवल मेरी ओर ही देखे, लेकिन मुझे खुद को रोकना होगा। मुझे यकीन है कि ये ऐसा कुछ नहीं चाहती। जैसे तैसे राखा खुद को मना लेता है और मुंह फेरते हुए कहता है, ठीक है तो आगे बढ़ो। मिया कहती है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। क्या तुम सचमुच मेरे जाने से सहमत हो ना? राखा कहता है, हाँ, तुम्ही ने तो कहा ये केवल कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों में तो तुम वापस आ ही जाओगी। मिया कहती है, लेकिन तुम तो मेरे बिना सो नहीं सकते। राखा रूम में जाते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात याद है। वैसे जाने से पहले जुड़वा बच्चों को तुम ये बात खुद ही बता देना, वे बिना लड़े तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सब सुनते हुए हमारी मिया कुछ सोच रही होती है और वो तेजी से जाकर राखा को पीछे से गले लगा लेती है। वो राखा को जकड़ते हुए कहती है, तुम मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दे रहे हो? क्या तुमने मुझ पे से अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी है? ये सुन राखा ब्लश करने लगता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रोक लूं? लेकिन मिया उसे पीछे मुड़ने नहीं देती और वैसे ही पकड़े कहती है, इस तरह से व्यवहार करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे लगा कि तुमने अब मुझ में से इंटरेस्ट खो दिया है। क्या अब तुम्हें मुझ में रुचि नहीं है? राखा मिया की ओर घूमते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा मत सोचो और चिंता मत करो। मुझे तुमसे प्यार है मिया। ये सुन मिया शर्माने लगती है और सोचती है, मुझे पहले से ही ये एहसास था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझसे कहा। लेकिन इसे ऐसे कहते देख मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। राखा तो मिया के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, मिया क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मिया सोचती है कि मैं भी अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहती। उसके बाद तो वो कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राखा। इसी के साथ वो राखा को किस करने लगती है, यानी कि अब ऑफिशियली राखा और मिया एक दूसरे के साथ आ चुके हैं, कपल बन गए हैं ये दोनों। खैर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह, वो भी एम्परर किनेस पर। उसके सामने विएगो कहता है, योर हाइनेस,
शाकिर के फूल से बनी हुई मेडिसिन की 3 बोतल ही बची हैं। मैंने एक टीम को भी भेजा है ये देखने के लिए कि कोई और फूल खिला है या नहीं। एम्परर किनेस निराशा से कहता है, छोड़ो भी, मुझे वैसे भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर वे फूल खिल गए होते तो टेम्पल ने पहले ही हमें एक लेटर भेज दिया होता। विएगो कहता है, प्रेयर डे के बारे में क्या आपने इसके लिए कोई प्लान बनाया है? ये सुन एम्परर किनेस चौंकते हुए कहता है, क्या वो दिन आ भी गया? फिर हमें बताया जाता है कि प्रेयर डे ये वही दिन है जब गॉड टेरिटस ने अपने प्यारे बच्चों को अपनी डिवाइन शक्तियां दी थी। वही शक्ति जो जडिया के इंपीरियल फैमिली में हजारों सालों से चलती आ रही है। एम्परर किनेस अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, ये कोई बड़ा सेलिब्रेशन मनाने का सही वक्त नहीं है, लेकिन ये तारीख ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे सेलिब्रेशन यानी कि जश्न रद्द ही क्यों न करना पड़े, लेकिन मुझे कम से कम टेम्पल तो जाना ही चाहिए। उसके बाद तो वो ऑर्डर देता है, विएगो, भले ही ये आयोजन कैंसिल हो गया हो, लेकिन फिर भी आज प्रेयर डे है तो सेंटेस को भी वहाँ आना चाहिए, है ना? विएगो कहता है, जी हाँ, अगर मिस मिया यहाँ आए तो टेम्पल बहुत खुश होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो आएंगी या नहीं। चिंता मत करो, वो टेम्पल की प्रतीक है, इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट मौके पर वो जरूर अपना कर्तव्य निभाएगी, उसे निभाना ही होगा। साथ ही वो मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। उसके और भी करीब जाने का यही सही वक्त है। उसके बाद तो वो विएगो से कहता है, कुछ दिनों के लिए मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो ताकि मैं टेम्पल में रुक सकूं। मतलब एम्परर किनेस ने अभी तक भी मिया के ऊपर से गिव अप नहीं किया है। वो सेंटेस यानी कि हमारी मिया को फांसने के चक्कर में पड़ा है, वो भी प्यार से। खैर दूसरी ओर हमारी मिया वो रीता के साथ चलते हुए सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं वैसे भी टेम्पल जाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय मुझे टेम्पल से इनविटेशन मिल गया, ये मेरे लिए और भी अच्छा है। ऐसा सोचते हुए मिया कैरेज में घुस ही रही होती है कि तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है कि मीरा। असल में दोनों जुड़वा बच्चे वहाँ पर दौड़ते हुए आ चुके होते हैं और आयशा मिया से कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हर दिन मेरे बारे में सोचोगी। वहीं डेल्किन मिया से कह रहा होता है कि भाभी, मैं आपका इंतजार करूंगा। राखा भी मिया को बाहर तक छोड़ने के लिए आया होता है। मिया उन्हें देख रुक जाती है और कहती है, हाँ बच्चों, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए चिंता मत करो, तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगे, है ना राखा? तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगे, है ना राखा? राखा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे साथ बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो? और अगर सच में तुम मुझे लेकर चिंतित हो तो बस जल्दी वापस आ जाना। मिया शर्माते हुए कहती है, हाँ, ये तो मेरा पहले से ही प्लान है, जल्दी वापस आने का। राखा आगे बढ़ता है और मिया के सर पे किस करता है और फिर वापस घूमते हुए कहता है, बाकी बातें तुम्हारे लौटने तक के लिए रखो। मिया तो शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है, ये ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन फिर वो आवाज देती है, राखा। राखा भी पीछे घूमता है कि क्या हुआ, लेकिन मिया तो डायरेक्टली उसे किस कर लेती है और वहाँ से भागकर कैरेज में जाते हुए कहती है, ये मेरे दूर रहने के समय की भरपाई के लिए है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। दूसरी ओर टेम्पल में एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है, आप उस बेशरम बेहया लड़की को वापस टेम्पल कैसे बुला सकते हैं? असल में इतनी जोर से चिल्लाने वाली ये लेडी, इसका नाम किरेटा होता है और ये टेरिटस के टेम्पल की हाई प्रीस्ट है। यहीं पर एक सिल्वर बालों वाला आदमी भी होता है जो कि कहता है, किरेटा, अपनी जुबान पर ध्यान दो। असल में यहाँ पर पूरे टेम्पल के प्रीस्ट और मेन लोगों के बीच मीटिंग हो रही होती है। उस बीच किरेटा अब भी चिल्ला रही होती है कि क्या मैं गलत हूँ? उस लड़की को हमारा आभारी होना चाहिए था, उसने गॉड टेरिटस की इच्छा को अस्वीकार कर दिया और टेम्पल से भाग गई। इसके बाद भी हम उसे पनिश नहीं कर रहे, बल्कि हम उसे इनवाइट कर रहे हैं। मैं उस बदतमीज लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी दूसरी प्रीस्ट बोलती है, वो उस दिन से बहुत अजीब हो गई है।
जैसे कि वो पहले थी वैसी वो बिल्कुल नहीं रही। हालांकि वो टेम्पल में एक अलग थलग इंसान थी, लेकिन ये उसके खुद के कर्मों का नतीजा था। ये सिल्वर बालों वाला बंदा, इसका नाम हाबियल होता है और ये टेरिटस टेम्पल का हाई प्रीस्ट है और यही आदमी गॉड टेरिटस के टेम्पल का मेन बंदा है। खैर कैरिटा तो अभी चिल्ला रही होती है कि प्रेयर वाले डे उसका यहाँ आना गॉड टेरिटस का अपमान होगा। मैं नहीं चाहती कि वो घटिया लड़की यहाँ आए। हाबियल कहता है मिया यहाँ आने वाली है क्योंकि एम्परर ने खुद उसे इनवाइट किया, इसीलिए सभी लोग शांत हो जाओ। ये सुन कैरिटा चिल्ला पड़ती है कि फादर हाबियल, क्या होगा अगर गॉड टेरिटस उसे खुद अस्वीकार कर दे। हाबियल बोलता है फिर उसे न चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, तो चुप हो जाओ। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा थोड़ी देर बाद, यानी कि हमारी मिया और रीता टेम्पल पहुंच जाते हैं और रीता टेम्पल को घूमते हुए देख रही होती है और कहती है तो ये वो जगह है जहाँ पर आप रहती थी, ये तो शानदार है। मिया के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचती है कि मैं इस शानदार जगह की वजह से लगभग मर ही गई थी। खैर मैं यहाँ पर रही तो नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ आते ही भाग गई थी। तभी उनके सामने हाई प्रीस्ट कैरिटा आती है जो कि कहती है आपका स्वागत है सेंटेस मिया, मैं कैरिटा हूँ, मुझे आपको आपके कमरे तक ले जाने की अनुमति दीजिए। मिया भी हामी भर देती है और कैरिटा बिना कोई बात किए सीधा आगे की ओर जाने लगती है। मिया और रीता उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। साथ ही हमारी मिया आसपास देखते हुए सोच रही होती है क्या ये मेरा भ्रम है या फिर ये लोग सच में मुझे घूर रहे हैं। तभी रीता खुद ही बोल पड़ती है सबकी नजरें आप पर ही हैं मिस, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गॉड की बेटी हैं। ये सुनकर मिया भी हंसते हुए कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा ही है। पर हमारी मिया को किरीटा के पीछे चलते हुए कुछ अजीब लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे ऐसा अजीब फील क्यों हो रहा है। खैर वो खुद को मना लेती है कि अभी के लिए मेरा टारगेट गॉड टेरिटस से मिलना है, तो मुझे बस वही करना चाहिए और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिया अपना सारा सामान कमरे में छोड़ यहाँ वहाँ घूम रही होती है, लेकिन वो परेशान हो जाती है कि ये गॉड मुझे क्यों नहीं दिख रहा। जब से मैं अपने कमरे से होकर आई हूँ तब से यहाँ वहाँ घूम रही हूँ ताकि वो मुझे दिख जाए, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा। अब केवल एक ही जगह बची है जहाँ वो हो सकता है।